ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ 26 ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, 4 ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਥਰੂ 2600 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈक्ट करो या साडी वेबसाइट पे विजिट करो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम एक्साइज टैक्सेशन इंस्पेक्टर 21/5/2023 को जो एग्जाम हुआ था उसकी हम क्वांट एंड रीजनिंग की डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट बी है। तो सेट बी के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास क्वेश्चन जिस ऑर्डर में आएंगे हम उसी ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। आपका जो भी सेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो क्वेश्चन आगे पीछे आप करके चेक कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन था, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज 3, 20, 63, 144, 275 एंड क्वेश्चन मार्क। हमारे पास सीरीज है 3, देन 20, 63, 144 एंड 275, देन क्वेश्चन मार्क। मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू नंबर्स? 20 और 3 का डिफरेंस किया, 17 आ गया। 20 एंड 63 का अगर मैं डिफरेंस करता हूं बच्चे 43 आ जाएगा। 43 और 144 का डिफरेंस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये 3 + 1 4, 8 + 6 14, 81 आ गया। और 275 और 144 का डिफरेंस 4 और 1 15, 14 और ये 13, 131 आ गया 27। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। अगेन डिफरेंस, ये जो डिफरेंस निकाला कोई पैटर्न नहीं बन रहा, लेकिन डिफरेंस के बाद अगर मैं अगेन डिफरेंस निकालता हूं 17 एंड 43, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये आ गया मेरे पास 7, 6, 13, 3, 2 और 2 4, 26। इन दोनों का डिफरेंस 8, 3, 11, 1, 4, 5, 3, 8, 38। इन दोनों का डिफरेंस 0, 8, 5, 13, 50। अब डिफरेंस को जो डिफरेंस है वो एक पैटर्न बना रहा है। क्या पैटर्न बना रहा है? इन दोनों का डिफरेंस 12 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 12 हो गया, इसका और नेक्स्ट नंबर जो भी होगा इनका डिफरेंस भी 12 होगा। तो नेक्स्ट नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा? 62 आ जाएगा। ठीक है, 50 में 12 ऐड किया, 62 आ गया। 131 में अगर मैं 62 ऐड करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 + 1 3, 13 + 6 19, 193 आ गया। अब मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। इट मीन दिस नंबर प्लस दिस नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कितना हो गया? ये 5 + 3 8 आ गया, और 9 7 16 6, 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 4 4, 68 इज द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन मार्क दैट इज गिवन इन द बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the pair of words from among the given option that will fill the blank so that the sentence becomes true and meaningful. Dash is correct as box is to what? तो ऑप्शन में हमारे पास आएगा कि bottle is to C ऑप्शन, bottle is to cork and box is to lid। जो बॉटल को कवर करता है वो कॉर्क होता है, ठीक है, जो उसका वो ऊपर ढक्कन होता है, और जो बॉक्स को कवर करेगा वो लिड होगी। तो सी ऑप्शन इज द आंसर। सी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑड न्यूमेरिकल पेयर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पेयर थे हमारे पास 144 45, 110 35, 120 30 एंड 80 25। तो ऑड वन मुझे फाइंड करना है। जो सेकेंड नंबर है मेरे पास 45, बच्चे अगर मैं 45 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा? 3 5 का 15, 5 1 कैरी, 3 4 12 + 1 135, यानी कि मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 किया। अब अगर मैं इसमें +5 करता हूं तो मेरे पास जो है वो फर्स्ट नंबर 140 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड नंबर इज 35। 35 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 5 15, 9 + 1 110 हो गया। इसमें 5 प्लस करते हैं तो 110 हो जाएगा, दैट इज द फर्स्ट नंबर। लास्ट नंबर चेक करते हैं 25। 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 75 आ गया। 75 में 5 प्लस किया, हमारे पास 80 आ गया, दैट इज द फर्स्ट नंबर। सी ऑप्शन चेक करते हैं। 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 90 आ गया। 90 में 5 प्लस किया, 95 आ गया, बट फर्स्ट नंबर इज 100। तो इट मीन दिस इज योर ऑड वन। डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
E इज इक्वल टू 5, यहीं से ही पता लगता है कि E, जो E की पोजीशन है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में वो 5 है, द पोजीशन ऑफ E इज 5। उसके बाद PEN जो है वो 35 को रिप्रेजेंट कर रहा है, PEN इज इक्वल टू 35। तो इनका रैंक लिखते हैं। P का रैंक क्या होता है, एलिमेंट OP, O के बाद P आता है, O का रैंक 15 होता है, P का रैंक 16 आ जाएगा। E का रैंक 5 है, N का रैंक क्या होगा, NO, तो N का रैंक जो है दैट इज 14, क्योंकि O का 15 है, तो इनको प्लस कर लेते हैं। 16 में 14 ऐड किया 30, 30 में 5 प्लस किया, मेरे पास 35 आ गया। इट मीन जो भी मुझे वर्ड दे रखा होगा, इस वर्ड के लेटर्स की पोजीशंस को ऐड करके हमारे पास एक न्यूमेरिकल नंबर आ रहा है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज PAGE। तो P की पोजीशन क्या है, P की पोजीशन 16 है, A की पोजीशन 1 है, G की पोजीशन 7 होती है, EFG 5 + 2 7, E की पोजीशन 5। इन सभी नंबर्स को प्लस कर लेते हैं। 16 + 1 17 + 7 24 + 5 is 29। द आंसर इज C ऑप्शन 29। ठीक है, 5 12 13 और 16 29। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अनिल से रवि's मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज अनिल रिलेटेड टू द रवि। जब भी हमारे पास ब्लड रिलेशन, ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट गिवन होती है, हम हमेशा स्टेटमेंट को एंड से ब्रेक करते हैं। तो स्पीकर इज अनिल, अनिल क्या कह रहा है, अनिल कह रहा है कि माय मदर, यानी कि अनिल की मदर की बात हो रही है, अनिल की मदर, और वो कह रहा है ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, यानी कि अनिल की मदर की जो ओनली डॉटर होगी वो अनिल की सिस्टर होगी, ओनली डॉटर। और ओनली डॉटर जो थी उसका रवि's मदर, यानी कि जो रवि की मदर है, रवि's मदर, वो अनिल की सिस्टर है। हाउ इज अनिल रिलेटेड टू रवि, अनिल क्या लगेगा रवि का, अंकल, मदर्स ब्रदर, मैटरनल अंकल। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ग्रैंडफादर नो, फादर नो, ब्रदर नो, नन ऑफ दीज, मैटरनल अंकल इज द आंसर। मैटरनल अंकल हमारा आंसर था। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू ड्राइव 25 किलोमीटर नॉर्थ। चलो ठीक है, 25 किलोमीटर नॉर्थ, ये पोजीशन यहां से स्टार्ट किया, 25 किलोमीटर नॉर्थ, ये डिस्टेंस 25 किलोमीटर हो गया, एंड टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर। यहां से हमारा जो लेफ्ट टर्न होगा वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट टर्न हो गया, और कितने किलोमीटर ड्राइव करना है इसको, एंड ड्राइव 5 किलोमीटर। उसके बाद एंड टर्न लेफ्ट, ट्रेवल 5 किलोमीटर एंड रीच पॉइंट O, और ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट O आ गया, दिस इज पॉइंट O। उसके बाद क्या कहा इसने, he then turns right and cover another 5 किलोमीटर। अब यहां से जो राइट टर्न है वो मेरे पास ऊपर वाली साइड को होगा, एंड ट्रेवल another 5 किलोमीटर्स। आफ्टरवर्ड्स टर्न टू ईस्ट एंड ड्राइव 5 किलोमीटर्स। यहां से वो ईस्ट डायरेक्शन को टर्न करता है और वो 5 किलोमीटर मूव करता है। ये डिस्टेंस भी 5 है, इसके बिल्कुल पैरेलल ये डिस्टेंस भी हमारे पास 5 किलोमीटर आ जाएगा। आफ्टरवर्ड टर्न्स टू ईस्ट एंड ड्राइव 5 किलोमीटर। How much distance in kilometer he has to travel to go back to the straight point? अब इस पोजीशन से उसको स्ट्रेट अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है, तो कितने डिस्टेंस हो जाएगा, कितने किलोमीटर हो जाएगा, ये 5 किलोमीटर, ये 25, दोनों का टोटल 30 किलोमीटर। दैट इज गिवन इन द ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है बच्चे, ये भी सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which 2 months in year have the same calendar for the first 30 days? चलो ठीक है, सेम कैलेंडर। तो सेम कैलेंडर, जैसे कि अगर ऑप्शन 1 दे रखा है जून एंड अक्टूबर, तो मेरे पास इन दोनों मंथ्स के बीच में जो ऑड डेज हैं वो 7 के मल्टीपल होने चाहिए, या तो 7 होने चाहिए या 7 के मल्टीपल होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जून। जून में हमारे पास ऑड डेज कितने हैं, 2, क्योंकि जून 30 मंथ्स का है, ऑड डेज भी 2। 28 के बाद जितने भी डेज होते हैं वो ऑड होते हैं। जून के बाद जुलाई की बात करते हैं। जुलाई में ऑड डेज 3 हैं, टोटल डेज 31 होते हैं। 28 माइनस किया,
28 डेज एग्जैक्टली 4 वीक्स आ गए, रिमेनिंग डेज 3 हो गए, और डेज एक्स्ट्रा डेज। जुलाई के बाद अगस्त की बात करते हैं, ये भी 31 डेज का मंथ है, 3 और डेज हो गए। अगस्त के बाद सितंबर की बात करते हैं, यहाँ पे और डेज 2 हो गए, इनका टोटल कर लेते हैं, 2 3 2 5 5 3 8 2 10 10 आ गया, नॉट मल्टीपल ऑफ 7, तो इनके सेम कैलेंडर्स नहीं होंगे, सेम कैलेंडर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, अप्रैल एंड नवंबर, तो यहां पे अप्रैल के 2 आ गए, मई के 3, जून के 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3। ये मेरे पास जो है टोटल 7 या 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर है तो अप्रैल एंड नवंबर दोनों के सेम कैलेंडर्स होंगे। बात ध्यान रखना, मैं अप्रैल से शुरू कर रहा हूं और लास्ट मंथ में अक्टूबर कंसीडर कर रहा हूं, नवंबर नहीं ले रहा, क्योंकि मैं 1 अप्रैल और 1 नवंबर को मैच करना है। तो 1 अप्रैल 1 नवंबर अगर मैच हो गए तो दोनों मंथ्स के कैलेंडर सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए नवंबर मंथ के और डेज कंसीडर नहीं करने, क्योंकि 1 अप्रैल पे ही हमने खत्म कर देना है। तो कितना हो गया टोटल, 2 + 3 5 + 2 7 + 3 10 + 3 13 13 + 2 15 + 3 18। नो, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, थर्ड ऑप्शन अप्रैल एंड जुलाई, तो अप्रैल के 2 और डेज, मई के 3, जून के 2 + 3 5 + 2 7 का मल्टीपल आ गया। तो सी ऑप्शन इज द आंसर। अप्रैल एंड जुलाई मंथ्स के जो कैलेंडर होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है बच्चे, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट द करेक्ट मैथमेटिकल साइन इन द फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 33 क्वेश्चन मार्क 11, और उसके बाद 11 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन मार्क, फिर 3 क्वेश्चन मार्क एंड 6, ये है। और यहां पे हमने ऑप्शन पुट करनी है। पहली ऑप्शन कह रही है प्लस = 115, पहली ऑप्शन कह रही है प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई। बॉड मास कहता है कि पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, 6 × 3 18 हो गया, और यहां पे 33 + 11 हो गया, 33 + 11 44, 44 में से 18 माइनस करूंगा तो 150 नहीं आएगा। ए ऑप्शन इज नॉट द आंसर। बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन कह रहा है कि मल्टीप्लाई देन डिवाइड एंड देन माइनस। तो सबसे पहले 11 को 33 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा 363 आ गया। 363 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा, अब नहीं, पहले हम डिवाइड करना है, पहले मुझे डिवाइड करना है बॉड मास के अकॉर्डिंग। तो मेरे पास था 33 × 11 डिवाइडेड बाय 3, ये है, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास क्या था, -6, ठीक है। तो 33 को 3 से डिवाइड किया, मेरे पास 11 × 11 121, 121 में से अगर मैं 6 माइनस कर देता हूं तो 115 आ जाएगा, और मुझे 115 ही फाइंड करना है, 115 के इक्वल ही प्रूव करना था। तो बी ऑप्शन इज द आंसर। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन में बी ऑप्शन में जो सिंबल्स गिवन है उनको पुट कर देता हूं तो मेरे पास ये इक्वेशन इक्वल आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हो जाएगी। बी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है मेरे पास नॉन वर्बल का है। क्या गिवन है मुझे, सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंगस्ट द आंसर फिगर्स which will continue the same series as established by the 5 problem figures। तो सबसे पहले हम ABCD प्रॉब्लम फिगर कंसीडर करते हैं। क्या रूल अप्लाई हो रहा है, मेरे पास यहां पे एक कंप्लीट लाइन दे रखी है जो कि बॉक्स के लेफ्ट साइड पे थी। अब ये मेरे पास टॉप पे आ गई, ठीक है, और वहां पे एक ये कंप्लीट तो है ही है, एक हाफ लाइन और आ गई, यानी कि इसमें हाफ लाइन एड अप हो गई। नेक्स्ट फिगर में देखते हैं, नेक्स्ट फिगर में क्या हो गया। अब मेरे पास पहले ये इस साइड थी, अगर मैं इस बॉक्स को ये वेस्ट कह लेता हूं, ये नॉर्थ कहता हूं, ये ईस्ट कहता हूं और ये साउथ कहता हूं, तो पहले लाइंस मेरे पास वेस्ट पे थी, अब नॉर्थ पे आ गई। नॉर्थ के बाद अब मेरे पास लाइंस जो हैं वो ईस्ट में आ गई, लेकिन यहां पे मेरे पास एक कंप्लीट लाइन इंक्रीज होगी। 1.5 ऑलरेडी पहले से थी, यहां पे एक लाइन और एड अप होगी तो 2.5 लाइंस होगी। इसके बाद डी फिगर में अब ये लाइंस जो है साउथ में आ गई और मेरे पास यहाँ पे अब हाफ लाइन इंक्रीज हो रही है,
2.5 थी पहले लाइंस, अब हाफ इंक्रीज होके 3 लाइंस बन गई, 3 कंप्लीट लाइंस। अब हाफ के बाद इंक्रीज होने के बाद अब मेरे पास डी फिगर में ये जो लाइंस थी ये वेस्ट डायरेक्शन में चलेगी और मेरे पास एक कंप्लीट लाइन और इंक्रीज होगी, तो मेरे पास टोटल 4 लाइंस आ गई। यानी कि एवरी टाइम जो इंक्रीज हो रहा है, पहले हाफ का, फिर 1 का, फिर हाफ का, फिर 1 का, अब ये हाफ लाइन इंक्रीज होगी और मेरे पास जो पोजीशन होगी लाइंस की वो नॉर्थ में होगी। तो सभी ऑप्शन में पोजीशन नॉर्थ में ही है। अब मुझे देखना है कि 4.5 कहां पे है। 1 2 3 4.5, ए ऑप्शन इज द आंसर। ये भी नहीं है और यहाँ पे मेरे पास मोर देन है, लेकिन यहाँ पे अब हाफ की अगर आप पोजीशन देखोगे तो हाफ की पोजीशन जो है वो कैसे है। जब मेरे पास यहां से वो वेस्ट से नॉर्थ में गया था तो हाफ जो था वो मेरे पास कौन से कॉर्नर पे था, वो मेरे पास था ये था नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे हाफ था। यहां पे मेरे पास नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर वाली साइड ही हाफ है, यहां पे हाफ डिफरेंट साइड है, दैट इज नॉट द आंसर। ए ऑप्शन इज द आंसर। ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन हमारे पास यहां पे फिगर दे रखी है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है कि जो रिलेशन इन दोनों फिगर्स में है ए से बी में, वही सेम रिलेशन हमारे पास सी एंड डी फिगर में है। और डी फिगर जो है वो मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क है, दैट इज गिवन एज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव ए बी सी डी आंसर फिगर। मुझे इनमें से कोई एक फिगर चूज करके यहां फिल करनी है। तो अगर मैं देखता हूं कि मेरे पास ये डायरेक्शंस होती हैं, यहां पे ये जो कॉर्नर है ये मेरे पास नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है पहली ए फिगर में। अब ये जो कॉर्नर है मेरे पास, ये पॉइंटर अब ये साउथ डायरेक्शन में आ गया, यहां पे आ गया। यानी कि ए फिगर से बी फिगर में मेरे पास जो ये फिगर की मूवमेंट है वो 135 डिग्री का एंगल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज। सेम एज इट इज जो सी फिगर में मेरे पास एरो है वो नॉर्थ में है। अगर इसको मैं 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करता हूं तो इसकी पोजीशन अब इस डायरेक्शन में हो जाएगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मेरे पास डी ऑप्शन में है इसकी जो डायरेक्शन, तो डी ऑप्शन इज द आंसर। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 फिगर्स मार्क ए बी सी डी एंड डी, 3 आर सिमिलर इन अ सर्टेन फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ऑड वन आउट। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। इन चारों में से ए बी सी डी में से कौन सी ऑड वन आउट है। यहां पे एरो दे रखा है, अब ये एरो इस वे में हो गया, यानी कि दिस इज द वाटर इमेज ऑफ दिस फिगर। इस फिगर की ये वाटर इमेज है। सेम एज इट इज अगर मैं यहां पे इसकी बात करता हूं, ये रोम्बस है, इसकी वाटर इमेज ये बन जाएगी। ये फिगर है, इस फिगर की वाटर इमेज की बात करता हूं तो वो इसकी वाटर इमेज ये बन जाएगी। लास्ट डी ऑप्शन, अगर मुझे इसकी वाटर इमेज निकालनी है तो इसकी वाटर इमेज कुछ इस तरह की होगी। तो डी ऑप्शन इज नॉट द वाटर इमेज ऑफ द ये अपर फिगर। अपर ये जो बॉटम फिगर है ये अपर फिगर की मिरर वाटर इमेज नहीं है। तो इट मीन ये जो डी ऑप्शन है दैट इज योर आंसर, दैट इज द ऑड वन। ये ऑड वन था। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65b minus 33c is equal to 97 फर्स्ट इक्वेशन है। 33b minus 65c is equal to 1 ये सेकेंड इक्वेशन है। मुझसे पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b इंटू सी। मुझे b इंटू सी की वैल्यू निकालनी है। 2 इक्वेशन है, साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो, b और c की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है, हिट एंड ट्रायल। मतलब हिट एंड ट्रायल मीन कि मैं ऑप्शन चेक करता हूं। पहली ऑप्शन कह रही है कि हमारा आंसर -3 है, बी ऑप्शन कह रही है -2 है, सी ऑप्शन कह रही है 3 है और हमारे पास डी ऑप्शन कह रही है कि मेरा आंसर 2 है। यानी कि ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो बहुत स्मॉलर वैल्यूज हैं, तभी तो मल्टीप्लाई करके ये तो -3 आएगा, -2 आएगा, 3 आएगा या 2 आएगा। ठीक है, चलो अब यहां पे देखते हैं। अगर मैं यहां पे देखो, मुझे तो देखने से ही पता लग रहा है, अगर मैं 65b की वैल्यू बच्चे अगर मैं 2 पुट करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130। 65 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 130 आ गया। और c को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, c की वैल्यू 1 लेता हूं तो मेरे पास ये 33 आ जाएगा। और 130 में से अगर मैं 33 माइनस करता हूं तो आंसर इज 97। 133 में से 30 माइनस किया, 100 आ गया, 100 में से 3 और माइनस किया, 97 आ गया। पहली इक्वेशन सेटिस्फाई करगी मेरी। इट मीन द वैल्यू ऑफ b इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 1। अगर ये दोनों वैल्यू सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर जाए
तो मेरी बी और सी की वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट है। तो सेकेंड इक्वेशन चेक कर लेते हैं। 33 बी की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये 66 हो गया, सी की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये 65 इंटू 165 हो गया, दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 आ गया। इट मीन मेरी सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रही है। इट मीन द वैल्यू ऑफ बी इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 1, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इट मीन डी ऑप्शन 2 इज योर आंसर, 2 हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे, इजी था। अगर साइमल्टेनियस भी सॉल्व करोगे क्वेश्चन तब भी हो जाएगा, बट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो थोड़ा सा हम ऑप्शंस का भी यूज करेंगे, ऑप्शंस के बारे में भी सोचेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द नंबर 2 की पावर 48 माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू नंबर्स बिटवीन 60 एंड 70 द नंबर्स आर। तो इसने कहा था कि मेरे पास ये जो 2 की पावर 48 है माइनस 1 है, ये हमारे पास 2 नंबर से डिविजिबल होगा और वो दोनों नंबर्स मेरे पास ऑप्शंस में है। ठीक है, और वो दोनों ऑप्शन 60 और 70 के बीच में है। Both the numbers lies between 60 and 70. Both the number lies between 60, 70, 60, 70, 60, 70 के बीच में लाई कर रहा है। और देखते हैं 63, 65, 63, 67, 61, 65, 65, 67। इट मीन एक नंबर तो 63 दिख रहा है मुझको ऑप्शंस में, एक नंबर मुझको 61 दिख रहा है ऑप्शन में, एक नंबर मुझको 65 दिख रहा है और एक नंबर मुझे 67 दिख रहा है ऑप्शन में। ठीक है, यही था 65, 67, यही है 65, 67, 61, 65, 63, 67, 63 एंड 65, यही ऑप्शंस है मेरे पास। ठीक है, और अगर मैं इनके डिविजिबिलिटी रूल चेक करता हूं तो 61 तो हमारे पास प्राइम नंबर्स है, 63 प्राइम नंबर नहीं है, ये मेरे पास 7 और 9, 65 हमारे पास है 5 एंड 13 और 67 मेरे पास जो है वो प्राइम नंबर है। चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर्स जो हैं 7 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर मेरे पास 9 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, ये चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, कैसे पता लगेगा, ध्यान से देखते हैं। अगर मैं कहता हूं कि 2 की पावर 1 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं, व्हाट इज माय रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 2। 2 की पावर 2 4 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना होगा 4 होगा। 2 की पावर 2 4 हो गया, लेस देन 5 है, रिमाइंडर मेरे पास 4 हो गया। 2 की पावर 3 जो है अगर मैं इसको 8 को 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर 3 आएगा। 2 की पावर 4 16 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 1 के बाद साइक्लिसिटी शुरू हो जाएगी। 2 की पावर 4 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आता है। 2 की पावर अगर मैं बात करता हूं 8 दैट इज ऑल्सो exactly divisible by 5, 2 की पावर 12 exactly 2 की पावर 4 is divisible by 5, remainder is 1, no sorry, 2 की पावर 8 divisible by 5, remainder is 1, 2 की पावर 12 divisible by 5, remainder is 1। ठीक है, तो इट मीन 2 की पावर अगर 4 का मल्टीपल है और उस नंबर को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर ये 2 की पावर 48 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। 1 minus 1 is 0। इट मीन दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। ये 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, और दूसरी चीज ये 5 से डिविजिबल है, सेम एज इट इज अगर मैं इसको आप 13 पे चेक कर लो, अगर ये 13 से भी डिविजिबल है तो इट मीन कि दिस नंबर इज 5 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, तो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 65, वो 65 से भी डिविजिबल होगा। सेम एज इट इज नंबर को 7 से चेक कर लो, 9 से चेक कर लो, अगर ये दोनों से डिविजिबल है तो वो 9 इंटू 763 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मैं इसको 13 पे चेक करता हूं, तो 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 13 रिमाइंडर 2, 2 की पावर 2 रिमाइंडर 4, 2 की पावर 3 रिमाइंडर 8, 2 की पावर 4 is 16 divided by 13, remainder is 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 3 2 का 6, रिमाइंडर 6 हो गया। 2 की पावर 6, रिमाइंडर 6 इंटू 2 12 हो गया, रिमाइंडर मेरे पास -1 आ गया, रिमाइंडर -1 आ गया। 6 2 का 12 होता है, 12 को 13 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर -1 होगा। अगर मैं इस नंबर को स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं तो 2 की पावर 12 इज इक्वल टू 1, जहां पे 1 आता है वहां पे साइक्लिसिटी शुरू होती है। इट मीन कि 2 की पावर 12 को अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर जो है वो 1 होगा। 2 की पावर 12 को अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 होगा। मुझे 48 चाहिए,
बोथ साइड की पावर को 4 डाल दो, तो 2 की पावर 48 को जब मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 होगा। तो इट मीन 1 माइनस 1, 2 की पावर 48 को 13 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आ गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। इट मीन कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 13, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो इट मीन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 65। अब 65 से डिविजिबल है, यहां पे 65 है, यहां पे 65 नहीं है, यहां पे 65 है, यहां भी 65 है, 3 ऑप्शन में 65 है। ठीक है, अब 7 और 9 पे चेक कर लीजिए। ठीक है, तो एक तरीका तो मेरे पास ये था इसको करने का, दूसरा तरीका इसको करने का एक और है। मैं ये डिविजिबिलिटी ना चेक करके यहां पे अगर फार्मूला अप्लाई करता तो मेरे पास फार्मूला क्या होता, 2 की पावर 48 माइनस 1 था, तो 2 की पावर 48 को मैं ये लिख सकता हूं 24 होल का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। 24 इंटू 2 48 हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 की पावर 25 माइनस 1, सॉरी 2 की पावर 24 माइनस 1, 2 की पावर 24 प्लस 1, ये हो गया। 2 की पावर 24 को अगेन अगर मैं स्प्लिट करता हूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 की पावर 12 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको मैं 2 की पावर 12 माइनस 1, 2 की पावर 12 प्लस 1 ये लिख सकता हूं, इंटू 2 की पावर 24 प्लस 1 ये भी लिख सकता हूं। ठीक है, 2 की पावर 12 अगर आपको मालूम है फिर तो वेल एंड गुड। 2 की पावर 10 जो है वो 1024 होता है, 2 की पावर 10 जो है वो 1024 होता है। अगर मैं पावर 11 की बात करता हूं तो ये 2048 हो जाएगा, और 2 की पावर 12 की बात करता हूं तो वो 4096 हो जाएगा। और 4096 में से अगर मैं 1 माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 4095 हो गया। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, 4097 हो जाएगा, 4097 हो जाएगा। और तीसरा नंबर मेरे पास अभी भी बहुत बड़ा है, 2 की पावर 24 प्लस 1, ये नंबर मेरे पास ग्रेटर है। अब अगर मैं इसको चेक करता हूं बच्चे, तो आप चेक कर सकते हो कि इसके फर्दर फैक्टर और बनते हैं कि नहीं बनते। तो 7 4 11 9 20, ठीक है, 9 5 4 9 और 9। देखो अब अगर मैं ये चेक करता हूं 4095, ये नंबर, ये मेरे पास क्या है, 9 5 14 और 4 18, यानी कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, और ये एंडिंग विद 5 है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। मैंने 13 पे चेक किया था, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 13 ऑल्सो। 7 पे चेक कर लेते हैं एक और डिविजिबिलिटी इसका। अब 7 के लिए या तो डायरेक्ट ऐड कर लो, तो मेरे पास 7 के लिए कितना हो जाएगा, ये 7 5 का 35, 59, 7 8 का 56, 3 आ गया, 7 5 का 35, 7 से भी ये डिविजिबल है। तो 9 इंटू 7 63, 13 इंटू 5 65, तो 63 और 65 ये दोनों से डिविजिबल है। ए ऑप्शन इज योर आंसर, ए ऑप्शन मेरा आंसर है। इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड। जब भी स्क्वायर टाइल्स की बात आती है तो हमारे पास, और मुझे क्या देखा है, पाव ड्यू द सीलिंग ऑफ ए रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो था हमारे टेस्टों में भी था, और ये क्वेश्चन हमने आपको क्लास में भी करवा रखा था, ये HCF LCM के टॉपिक में। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास एक रूम की सीलिंग की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। हमारे पास जो लेंथ है दैट इज 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल यूनिट, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल आ जाएगा, बेटर है सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लूं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 15 मीटर इज इक्वल टू 1500 सेंटीमीटर्स, तो प्लस 17 करते हैं तो ये मेरे पास 1517 आ जाएगा सेंटीमीटर्स। सेम एज इट इज, इसकी जो ब्रेथ दे रखी है वो 9 मीटर 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये 902 सेंटीमीटर है इसकी ब्रेथ आ जाएगी। अब मुझे इसमें एक स्क्वायर टाइल निकालनी है कि लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी। तो लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स तभी कैलकुलेट हो सकती हैं जब मेरे पास इसमें जो स्क्वायर टाइल लगे
उनकी सबसे मैक्सिमम स्क्वायर टाइल की मैक्सिमम साइड हो। तो मैक्सिमम साइड के लिए मैं दोनों वैल्यूज का HCF कैलकुलेट करूंगा। तो 1517 डिवाइडेड बाय 902 1 का 902 हो गया, 5 2 7 1 9 6 15 615 आ गया, डिवाइडेड 902 1 पे फिर से 615 आ गया, ये आ गया मेरे पास 7 5 12 2 8 2 10 0 6 7 2 9 287 आ गया, 615 28 2 का 2 पे जाएगा, 2 7 7 14 56 प्लस 1 57 और 7 1 2 4 5 माइनस किया, 4 प्लस 1 5 3 और 4 41 आ गया, 287 4 पे 7 पे 7 1 का 7 4 का 28, रिमाइंडर 0 आ गया। लास्ट डिवाइजर इज योर HCF, यानी कि जो मेरी स्क्वायर टाइल होगी उसकी जो एज होगी वो 41 सेंटीमीटर होगी। अब मुझे क्या निकालना था, नंबर ऑफ टाइल्स बोला था, तो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सीलिंग का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया, तो दैट इज 41 मल्टीप्लाई 41, ये आ गया, डिवाइड कर लेते हैं। तो 41 का 1517 को 41 से डिवाइड करते हैं, 1517 डिवाइडेड बाय 41 का 3 123 हो गया, ये मेरे पास आ गया 8 3 11 1 2 3 2 5 2 और ये फिर 7 1, ये आ गया 37 मल्टीप्लाई 41 2 का 82 8 आ गया, 41 2 का 82 मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 का 14, 4 से एंड आना चाहिए, 4 से एंड एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। 814 टाइल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी हमें इस जो ये हमें सीलिंग दे रखी है इसके लिए। तो लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स आर 814, दैट इज द आंसर। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A car owner buy petrol at rupees 17, 19, 20 per liter for 3 consecutive years. Compute the average cost per liter if he spent 6460 per year. Again, ये जो क्वेश्चन है ये हमारी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करना है? सबसे पहले मुझे क्या दे रखा था कि एक कार ओनर जो है वो पेट्रोल परचेज कर रहा है एट कॉस्ट 17 पर लीटर और उसने कितना मनी जो है वो स्पेंड की है 6460 पर ईयर। तो 17 रुपीज के हिसाब से उसने टोटल कितना पेट्रोल परचेज किया होगा फर्स्ट ईयर में। पर लीटर कॉस्ट 17 है, टोटल एक्सपेंडिचर 6460 है, डिवाइड कर लेते हैं। 17 3 का 51 136 आ गया, 17 9 का 0 का 9 7 6 3 6 9 नहीं 17 3 का 51 आ गया, 51 136 हो गया, 7 8 का 17 8 का सॉरी 8 380 लीटर पेट्रोल आ जाएगा मेरे पास, 380 लीटर। सेकेंड ईयर में कैलकुलेट करते हैं तो सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा 6460 और मेरे पास जो एवरेज है वो 19 पर लीटर के हिसाब से वो परचेज कर रहा है। तो 19 3 का 57 4 3 7 76 19 4 का 0 का 340 लीटर आ जाएगा। एंड द थर्ड ईयर जो कॉस्ट है मेरे पास वो कितनी है 20 पर लीटर। तो 6460 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कट हो गया, 2 3 का 2 का 3 का इतना लीटर। ये थर्ड ईयर की मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी। तो 3 इयर्स की टोटल क्वांटिटी कितनी होगी हमारे पास 3 4 2 6 8 14 4 1 कैरी 3 6 3 9 और 1 10 1043 लीटर इन 3 इयर्स। और टोटल कॉस्ट कितनी थी 3 साल में 3 into 6460 इतने रुपीज मैंने स्पेंड किए और इसके बदले में हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी आई है दैट इज 1043। तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, दैट इज योर आंसर।
और अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन चेक करता हूँ तो 18.49, 18.58, 19.20, 21.66, इट मीन कि मुझे एग्जैक्ट डिवाइड करना है क्योंकि ऑप्शन बहुत नियरेस्ट है। ठीक है, चलो तो कटिंग तो नहीं हो रही, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्टली। 0, 3, 6, 18, 8, 1 कैरी, 3, 4, 12, plus 1, 13, 3, 1 कैरी, 18 plus 1, 19, डिवाइडेड बाय 1043। तो 1043 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा? 19380 डिवाइडेड बाय 1043, 1043। तो ये मेरे पास आ गया 3, 5, 3, 8, 4, 9, 13, 8, 895, 0। अब किस पे जाएगा? 8 पे जाएगा। 8 पे 8, 3, 24, 2, 8, 4, 32 plus 1, 33, 8, 1 का 8। इट मीन either A ऑप्शन, B ऑप्शन, C और D is not the answer। ये 18.49 है, 18.5 है, मेरे पास 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा 18.4 है, ये 18.5 है। तो मैंने माइनस किया, कितना आ गया? ये 16, 3, 4, 1, 5 और ये आ गया 6, 0। तो ये मेरे पास 18.5 होगा। 6, 4 का 24 ग्रेटर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, 0.5 आ जाएगा। 5, 3, 15, 1, 5, 4, 20 प्लस 1, 21, 5 माइनस किया, ये मेरे पास आ गया 45 और ये मेरे पास आ गया 945। तो इट मीन 18.58 गिवन इन द बी ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ये कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of the ages of man and his wife is 4:3। कि मैन और उसकी वाइफ की जो करंट प्रेजेंट एज है उसकी रेशो 4 और 3 है। मैन और उसकी वाइफ की प्रेजेंट एज की रेशो आफ्टर 4 ईयर दिस रेशो विल बी 9:7। यानी कि अगर इसको 9x लेता हूं, इसको 4x लेता हूं, तो आफ्टर 4 ईयर जो रेशो थी, जो एज थी इनकी 4x + 4 होगी, 3x + 4 होगी, और ये जो रेशो है अब this ratio becomes 9/7 if at the time of the marriage the ratio of their ages was 5:3। कि उनकी जो मैरिज के टाइम पे एज थी उसकी रेशो 5:3 थी। then how many year ago were they married? कितने साल पहले वो उनकी मैरिज हुई होगी, कितने साल पहले उनकी मैरिज हुई होगी, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। ठीक है, तो ऑप्शंस में भी अगर मैं यहां से बैक भी चलता हूं, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं। कितना हो गया? 7, 4 का 28, ध्यान से देखना बच्चे, 7, 4 का 28, 9, 3 का 27, 28 में से 27 माइनस करूंगा, x आ जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा? 9, 4 का 36, 7, 4 का 28, तो 36 में से अगर मैं 28 माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 28, 8 आ जाएगा। ठीक है, 7, 4 का 28, 9, 4 का 36, तो डिफरेंस जो है वो 8 आ गया। x की वैल्यू 8 होगी, यानी कि जो मैन की प्रेजेंट एज थी वो 8, 4 का 32 और जो उसकी वाइफ थी वो 24। ये इनकी प्रेजेंट एज आ गई। तो अब कितने साल पहले इनकी जो ये थी रेशो थी वो 5:3 होगी। देखो बच्चे, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन चलता हूं कि 8 साल पहले की बात करता हूं, तो 32 में से अगर मैं 8 माइनस करता हूं तो मैन की एज जो है वो 24 हो जाएगी। दैट इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 5, वो 5 का मल्टीपल नहीं होगी। अगर मैं यहां से 10 ईयर बैक चलता हूं तो मैन की एज जो है वो 22 हो जाएगी। दैट इज अगेन नॉट द मल्टीपल ऑफ 5। अगर मैं 12 ईयर बैक चलता हूं तो मैन की एज जो है वो 20 हो जाएगी, और 12 ईयर बैक उसकी जो वाइफ की एज है वो आ जाएगी 12 ईयर्स। तो इसकी जो एवरेज रेशो है वो कितनी हो जाएगी? 4, 5 का 4, 3 का जो इनकी रेशो है वो 5:3 आ जाएगी। दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इट मीन कि 12 ईयर बैक 12 साल पहले इनकी मैरिज हुई थी। तो योर आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यू टू अ रिडक्शन ऑफ 61/4%। तो 61/4% कितना होता है? अगर मैं
12.5 यानी कि 12.5 की बात करता हूं तो दैट इज इक्वल टू 1/8, बोथ साइड हाफ करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 6, 1/4 इज इक्वल टू 1/16। तो ये वैल्यू मेरे पास 1/16 आ गई। इन द प्राइस ऑफ द शुगर ए मैन इज enabled to buy 1 kg more for ₹120. Find the original and reduced price of the sugar. ओरिजिनल और रिड्यूस्ड प्राइस की बात हो रही है। अगर मैं ये ओरिजिनल और ये रिड्यूस मानता हूं तो दिस इज नॉट द रिड्यूस्ड, ये तो इंक्रीज हो रही है, 7 से इंक्रीज होगी, नॉट द आंसर। बी ऑप्शन। अगर ये ओरिजिनल है ये रिड्यूस्ड है, अभी चेक करते हैं। ये ओरिजिनल है ये रिड्यूस्ड है, नो। ये ओरिजिनल ये रिड्यूस्ड, नो। 4 ऑप्शन, 3 एलिमिनेट, एक ही ऑप्शन रिमेनिंग, दैट इज योर आंसर। वो आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन। अगर मेरी ओरिजिनल प्राइस 8 है और मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूं कितना, 1/16, तो व्हाट इज माय न्यू प्राइस? 8 में से 8 इंटू 1/16, 1/16 तो 1/2 हो गया। 8 में से अगर मैं हाफ माइनस करता हूं तो मेरे पास 7.5, 7.5 रह जाएगा। यस, दिस इज माय न्यू प्राइस, रिड्यूस्ड प्राइस, ठीक है, 7.5। तो मेरे पास क्वांटिटी कितनी थी, कितनी मनी थी, 120। 120 से अगर मैं परचेज करता हूं शुगर एट द रेट ऑफ 7.5, 7.5 और 120 से अगर मैं 8 रुपीज के हिसाब से परचेज करता हूं तो मेरे पास जो क्वांटिटी इंक्रीज है वो कितनी होनी चाहिए, 1 kg। अगर आता है तो दिस ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास A15 और ये कितना हो गया, डेसिमल हटाते हैं, ऊपर 0 आ गया। 25 4 का 100, 25 8 का, 25 3 का, 3 16 का, 16 में से 15 माइनस किए, 1 kg आ गया, बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज द आंसर। वैसे भी बच्चे मैंने आपको 4 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शन विद इन ए सेकेंड जो है वो एलिमिनेट होगी, कि फर्स्ट वन इज द ओरिजिनल प्राइस, सेकेंड वन इज द रिड्यूस्ड प्राइस। 4 ऑप्शन में सेकेंड जो है वो इंक्रीज्ड प्राइस दे रखी है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में रिड्यूस्ड है, दैट ऑप्शन इज द आंसर। कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है, बी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इन ए शॉप 80% ऑफ द आर्टिकल्स आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड रिमेनिंग एट ए लॉस ऑफ 40%. व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज? ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज मुझे कैलकुलेट करना है। मिक्सचर एलिगेशन है मेरे पास, यहां पे दे रखा था 80% को मैंने 10% प्रॉफिट पे सेल किया, रिमेनिंग को मैंने 40% लॉस पे सेल किया। 40% लॉस प्रॉफिट में लिखते हैं तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ओवरऑल जो है उसको हम x मान लेते हैं, x की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो प्रॉफिट, माइनस में आएगी तो लॉस, ठीक है। और मेरे पास रेशियो क्या दे रखी थी, 80% मीन्स ये 80% हो गया और ये रिमेनिंग 20% हो गया, तो रेशियो इज 2:1, 21 का 24 का 4:1 मेरे पास रेशियो आ गया। सॉल्व कर लेते हैं। बिगर वैल्यू माइनस दिस स्मॉलर वैल्यू 10 माइनस x अपॉन x माइनस -40, x माइनस -40 तो ये मेरे पास पॉजिटिव 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4, 1/4 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 40 माइनस 4x इज इक्वल टू x प्लस 40, ठीक है। 40 ये जो 40 है इधर आके मेरे पास जो है वो माइनस हो जाएगा और ये x इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -4x माइनस x माइनस 5x इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो यानी कि मेरे पास यहां पे आ गया 0%, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। हमें इस ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। नो प्रॉफिट नो लॉस इज गिवन इन द डी ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। डी ऑप्शन बचे हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 2 partners invested ₹1,25,000 and $85,000 respectively in a business. They distribute 60% of the profit equally and decide to distribute the remaining 40% as the interest on their capitals. If one of the partner receive 3,000 more than that of the other, the total profit कितना होगा,
ठीक है, सेम ये क्वेश्चन भी हमारे पास जो था हमने पहले ऑलरेडी करवाया हुआ था। ठीक है, क्या करना था इसमें हमने कि सबसे पहले अगर मैं टोटल प्रॉफिट बचे 100 लेट कर लेता हूं कि मेरा टोटल प्रॉफिट 100 था, टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट का 60% तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 60% 60 रुपीज हो गया, 30 दोनों को दे दिया हमने। ठीक है, रिमेनिंग 40% जो है उसको हम इनकी प्रॉफिट जो इनकी कैपिटल रेशियो थी उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या रेशियो थी इनकी कैपिटल की? 125,000 और 85,000, यही थी। 30 से 30 एलिमिनेट, 5 पे कटिंग करते हैं, 525 का, 517 का, यानी कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको मैं इस रेशियो में डिवाइड करूंगा, रिमेनिंग प्रॉफिट को। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट मेरे पास कितना आ गया? अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट 40 है, तो 40 को मैं इस रेशियो में डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास जो है वो फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 40 मल्टीप्लाई 25 अपॉन कितना हो गया ये 42, ये आ गया। और सेकंड पार्टनर का कितना हो जाएगा? 40 इंटू 17 अपॉन 42, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इनके प्रॉफिट का डिफरेंस कितना हो जाएगा? देखो, अगर मैं ये प्लस ये प्लस ये करके माइनस करता हूं तो ये इक्वल प्रॉफिट तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं ऐड करने की। इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेता हूं, तो दोनों में से मैं 40 कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे 25 अपॉन 42 माइनस 17 अपॉन 42। तो ये मेरे पास इन दोनों का जो डिफरेंस है ये कितना आ जाएगा? 25, 7, 5, 3, 8, 8 अपॉन 42 इंटू 40, ये मेरे पास डिफरेंस आ गया। तो ये आ गया 320 अपॉन 42 इज द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट। कब? जब इनका प्रॉफिट हमने 100 लेट किया था। ठीक है, द डिफरेंस, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, द डिफरेंस इज 320 अपॉन 42 इफ द टोटल प्रॉफिट इज 100. If the difference is 1, then the total profit is 100 into 42 upon 320. And if the difference between their profit is 3,000, then what is the total profit? So into 3,000, ये आ गया। 0 से 0 एलिमिनेट और मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको पहले, फिर डिवाइड कर लेते हैं। तो ये मेरे पास बन गया 30,000, 1 2 3 4 zeros, और 42 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 का 6, 3 4 का 12, 1 2 6, 4 zeros डिवाइडेड बाय 32। तो कटिंग कर लेते हैं इसकी, 32 8 पे कटिंग कर लेते हैं। 8 1 का 8, 46, 8 5 का 40, 60 आ गया, 8 7 का 56, 40, 8 5 का 00 डिवाइडेड बाय 8 4 का 4 से, 4 3 का 12, 37, 4 9 का 36, 15 39,000 समथिंग। नॉट द आंसर, नॉट द आंसर, नॉट द आंसर। बी ऑप्शन इज द आंसर। 39,375 इज द टोटल प्रॉफिट। ये मेरा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000, ये प्रिंसिपल 1 ईयर, ये टाइम आ गया, रेट 4% पर एनम आ गया, कंपाउंडेड ईयरली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं। प्रिंसिपल कितना था? 5,000। डायरेक्ट फार्मूला वैल्यूज पुट कर रहा हूं बच्चे में। प्रिंसिपल 1 प्लस रेट, अब 4% पर एनम है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में रेट हाफ हो जाएगा तो 2% हो गया। टाइम डबल हो गया, 1 ईयर की जगह 2 पीरियड्स आ गए, -1। ये मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ईयरली के लिए कितना हो जाएगा? 5,000, 1 प्लस 4/100 रेज़ टू पावर 1 -1, दोनों को माइनस कर लो, दैट इज द आंसर। 5,000 दोनों में से कॉमन ले लिया। यहां क्या हो गया?
100 प्लस 2 102 अपॉन 100, 102 अपॉन 100 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर हो गया बच्चे 10404 डिवाइडेड बाय 10,000। ये आ गया -1 माइनस ये वैल्यू 5000 कॉमन ले लिया, बाहर आ गया। यहां कितना रह गया 100 प्लस 4, 104 अपॉन 100 की पावर 1 अपॉन 100 की पावर 1 और -1 बाहर माइनस था तो ये +1 हो जाएगा, दिस वन। इसको सॉल्व कर लो, दैट इज द आंसर। माइनस माइनस एलिमिनेट हो गए, -1 और +1 एलिमिनेट हो गए, 10,000 एलसीएम आ गया। ये आ गया 10404 माइनस, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 10400 और मल्टीप्लाई 5000। ये 3 zeros, 51 का 52 का, दोनों को माइनस किया, ये मेरे पास आ गया 4/2, तो 4/2 हमारे पास 2 आ गया। तो द डिफरेंस इज 2 एंड द 2 इज गिवन इन द ऑप्शन ए, दैट इज योर आंसर। ए ऑप्शन बच्चे मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2 men and 3 boys, एंड का मतलब होता है प्लस, यानी दोनों मिलके can do a piece of work in 10 days, while 3 men and 2 boys can do the same work in 8 days. In how many days 2 men, 1 boy can do this work? तो 2 men and 3 boys कितने दिनों में काम कर रहे हैं? 10 days में। सेकेंड क्वेश्चन, 3 men and 2 boys can do the same work in 8 days. और मुझे कैलकुलेट क्या करना है? 2 men and 1 boy कितने दिनों में काम करेंगे? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन था तो मैंने डायरेक्टली कहा था कि men को डे से, बॉयज को डे से मल्टीप्लाई करो और उनको माइनस कर लो। तो men को डे से मल्टीप्लाई किया, 2 into 10 20 men हो गए। 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 3 का 24 men हो गए। दोनों को माइनस करते हैं, 4 men आ जाएगा। बॉयज को डे से मल्टीप्लाई करके उनको भी माइनस कर लो। 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 30 बॉयज हो गए और 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 2 का 16 बॉयज हो गए। दोनों का डिफरेंस 14 बॉयज आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया, बोथ साइड 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आ गया 2 men इज इक्वल टू 7 बॉयज। ये रिलेशन आ गया मेन एंड बॉयज का। इस रिलेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। यहां पे 2 men की जगह 7 बॉयज लिख देते हैं, तो ये आ गया 7 बॉयज प्लस 3 बॉयज, 10 बॉयज कितने दिनों में काम कर रहे हैं? 10 days में कर रहे हैं। और इसी रिलेशन को यहां पुट कर देते हैं, 2 men की जगह हम 7 बॉयज पुट कर देते हैं, तो 7 बॉयज प्लस 1 बॉय, 8 बॉयज इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये मुझे कैलकुलेट करना है। चेन रूल का सबसे पहला फार्मूला, इजीएस्ट फार्मूला क्या था? बॉयज को डेज से मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू बॉयज को डेज से मल्टीप्लाई करते हैं, ये डेज कैलकुलेट करने हैं। 8 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 100 इंटू 10 इंटू 10 100 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज। 4 25 का, 4 2 का, ये आ जाएगा 12.5 days। तो हमारे पास जो 2 men 1 boy सेम वर्क को 12.5 days में कंप्लीट करेंगे, दैट इज गिवन इन ए ऑप्शन, दैट इज द आंसर। ए ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन ए टॉय ट्रेन, had the train move 4 kilometer faster, मेरी स्पीड 4 किलोमीटर ज्यादा हो जाती है, take 30 minutes less. If it moved 2 kilometers slower, it would have taken 20 minutes more. Find the distance in kilometer. तो एक साइड मैंने स्पीड लिखा बच्चे, एक साइड मैंने t टाइम ले लिया, स्पीड s सेलेक्ट कर ली, टाइम t r सेलेक्ट कर लिया। Had the train moved 4 kilometer faster, तो +4 आ गया, एंड टाइम 30 मिनट लेस, तो लेस का मतलब हो गया -1/2, ये आ गया। फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी? थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई करते हैं, स्पीड को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम को इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो t को इधर मल्टीप्लाई किया, 4t पॉजिटिव आ गया, -1/2 को s से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया -s/2। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये आ गया मेरे पास -12 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन आ गई।
सेकेंड टाइम क्या कह रहा है, मैंने अगेन स्पीड लिख लिया, टाइम लिख लिया, इट मूव 2 किलोमीटर स्लोअर, तो यानी कि -2 आ गया, और टाइम 20 मिनट्स मोर, मोर मतलब ज्यादा, प्लस 20/60 आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, 1/3 आ गया, इधर 1/3 लिख लिया। अगेन स्पीड को इससे मल्टीप्लाई, टाइम को इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया -2t प्लस s/3, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -2/3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस सॉल्व करके स्पीड और टाइम कैलकुलेट कर लो। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4t प्लस 2/3s माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। दोनों को अगर हम -40 दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 40 तो कैंसिल हो गए। यहां पे मेरे पास आ गया 2/3 माइनस 1/2s, और ये आ गया -2 माइनस 4/3, राइट साइड जाके +2 प्लस 4/3 हो जाएगा। दिस वन सॉल्व करते हैं, इधर मेरे पास एलसीएम आ गया 6, तो 4 माइनस 3 हो गया, 1 आ गया, 1/6s इज इक्वल टू 3 2 का 6 प्लस 4 10/3 आ गया, s इज इक्वल टू 10/3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो स्पीड मेरे पास 20 किलोमीटर पर आ रहा है। 20 को यहां पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, s की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 × t माइनस 20/2 -2 इज इक्वल टू 0। तो 2 10 का -10 -2 -12 हो गया, राइट साइड जाके +12/4 इज इक्वल टू 3 आवर्स हमारे पास टाइम आ गया। व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज 3 आवर्स, तो हमारे पास 60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ गया बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A vessel contains a mixture of grape, pineapple and banana juice in the respective ratio of 4:6:5. 6 4 10 5 15. First one is the grape, second one is the pine, third one is the banana. इसके बाद क्या कहा है, 15 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज टेकन आउट, 15 लीटर मैंने इसमें से बाहर निकाल दिया, एंड 8 लीटर ऑफ ग्रेप जूस एंड 2 लीटर ऑफ पाइनएप्पल जूस इज एडेड टू द वेसल। इफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ द ग्रेप जूस इज 10 लीटर, मेरे पास जो रिजल्टेंट है वो 10 लीटर, लेस देन दैट द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ द पाइनएप्पल जूस, व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द वेसल। तो इन द वेसल 4 6 10 5 15, मेरे पास 15 का मल्टीपल होना चाहिए, बट ऑल द ऑप्शंस आर मल्टीपल ऑफ 15, तो x ले लेते हैं, बेटर है। यानी कि ग्रेप जूस हमारे पास 4x था स्टार्टिंग में, और पाइनएप्पल 6x था, और हमारे पास जो B से क्या था, बनाना, वो कितना था, 5x था। अब इसमें से मैंने 15 लीटर बाहर निकाल दिया, तो 15 लीटर किस रेशो में बाहर आया होगा, सेम रेशो में बाहर आया होगा, और रिमेनिंग भी मेरे पास सेम रेशो में रह जाएगा। तो इसमें से हमने 15 लीटर जो बाहर निकाला था जूस बच्चे, उसमें ग्रेप जूस कितना था, 4, और पाइन एप्पल 6 और बनाना 5, ये हमने बाहर निकाल दिया। उसके बाद हमारे पास 8 लीटर ग्रेप जूस एंड 2 लीटर पाइन एप्पल हमने ऐड कर दिया, 8 लीटर ग्रेप जूस, तो +8 हो गया, और पाइन एप्पल हमने कितना ऐड किया, 2 लीटर ये। तो रिजल्टेंट क्वांटिटी कितनी होगी मेरे पास, 4x + 4, ये आगे ग्रेप जूस की, और पाइनएप्पल 6x - 4 ये मेरे पास आ गई पाइनएप्पल की, बनाना की 5x - 5, ये रिजल्टेंट क्वांटिटी आ गई। और इस रिजल्टेंट क्वांटिटी के बारे में उसने क्या कहा है कि इफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ द ग्रेप जूस इज यानी कि 4x + 4, दिस इज 10 लीटर लेस देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ पाइनएप्पल जूस।
तो पाइनएप्पल जूस इज 6x माइनस 4। इसमें से अगर मैं ये वैल्यू माइनस कर दूं तो मेरे पास 10 लीटर आ जाएगा, 10 लीटर। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है कि व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द वेसल। तो मेरे पास इनिशियल कितना था, 6 + 4 10 + 5 15x मेरे पास इनिशियल क्वांटिटी थी। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहां से कर लेते हैं। 6x माइनस 4 माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 10। 6 में से 4 माइनस किया, 2x आ गया, -4 -4 -8, राइट साइड जाके प्लस हो गया, 18 आ गया, 10 + 8 18, x की वैल्यू मेरे पास 9 आ गई, और x की वैल्यू अगर मैं 9 पुट करता हूं तो 15 × 9 इज इक्वल टू 135 लीटर, जो था मेरे पास ओरिजिनल इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर की बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वास बोरोज total amount of 30,000, part of it on simple rate at 12% per annum and remaining on simple interest of 10% per annum. If at the end of the 2 year he paid in all 36480 to settle the loan amount, what was the amount borrowed at 12% per annum? चलो ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले अगर मैं यहां पे एलिगेशन अप्लाई करता हूं कि उसने पार्ट 12% पे इन्वेस्ट किया था और रिमेनिंग पार्ट जो था उसने 10% पे इन्वेस्ट किया था, और ओवरऑल उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, तो यहां पे ये मुझे अमाउंट दे रखा है 36480। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू इज 30,000 इंटू 1 प्लस रेट इंटू टाइम। रेट मुझे मालूम नहीं है, टाइम 2 years है, तो 2R/100। ये यहां से R की वैल्यू निकाल लेते हैं कि 2 सालों में मेरे पास एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। 30,000 इधर जाके डिवाइड हो गया, 36480 डिवाइडेड बाय 30,000, 0 से 0 एलिमिनेट हो गया, इज इक्वल टू 1 + 2R/100, 1 इधर जाके माइनस हो गया, -1 इज इक्वल टू 2R/100। तो यहां पे -1 किया, एलसीएम आ गया 3000 एलसीएम आ गया, 3648 में से 3000 माइनस करते हैं तो 648/3000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 20 से 20 एलिमिनेट हो गए, 8 4 12 6 18, 3 2 का 6, 3 1 का 3, 3 6 का 2 पे कटिंग की, 108 और 3 पे 10 आ गया, तो 10.8% आ गया एवरेज, 10.8%। तो मिक्सचर एलिगेशन था 12 में से 10.8 माइनस करते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा 1.2, और 10.8 में से 10 माइनस किया, ये आ गया 0.8। तो मेरे पास रेशियो क्या बन गई, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 2 का 4 3 का, यानी कि मैंने 2:3 में इन्वेस्टमेंट की होगी इस पे और इस पे। टोटल मेरे पास 30,000 था, 30,000 को 2:3 में डिवाइड कर लेते हैं, तो 562 का 12,000 इधर आ गया, और 3 डिवाइडेड बाय 5 60 18,000 इधर आ गया। तो क्या पूछा था मेरे से कि 12% पर एनम पे हमने कि उसने कितना बोरो किया होगा, दैट इज 12,000, दैट इज गिवन इन द ए ऑप्शन। A option is the answer. Next देखते हैं बच्चे, the cost of fencing a square field is at the rate of 20 per meter is 10,080 rupees. तो टोटल फेंसिंग ए स्क्वायर फील्ड, ये स्क्वायर फील्ड था, इसको फेंस करने के लिए ये टोटल एक्सपेंडिचर था, और मेरे पास जो रेट था वो 1 मीटर का 20 रुपीज था। तो 10,080 रुपीज में मैंने कितने मीटर फेंसिंग की होगी, तो 10,080 को 20 से बच्चे डिवाइड कर लेते हैं, 504, यानी कि ये फेंसिंग की है, तो पेरीमीटर बच्चे मेरे पास 504 मीटर आ गया। तो व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं, साइड आ जाएगी 4 1 का 4 6 4 2 4 6 126 मीटर मेरे पास स्क्वायर प्लॉट की साइड आ गई।
अब क्या था, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू ले अ 3 मीटर वाइड pavement along the fencing inside the field at the rate of ₹50 per square meter। ठीक है, तो मेरे पास ये स्क्वायर प्लॉट था, 3 मीटर वाइड, मुझको एक जस्ट लाइक फुटपाथ जो था वो ये बनाना था, ये ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, सबसे पहले एरिया निकालते हैं। तो 3 मीटर बोले तो यहां से 3 मीटर और यहां से 3, तो टोटल 3 + 3 6, तो ये इंटरनल स्क्वायर की साइड 120 आ जाएगी, 120। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, एरिया कितना होगा इसका, एरिया इज इक्वल टू 126 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर, ये तो माइनस कर लो इसको। तो माइनस करने के लिए हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर लेते हैं, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो ये आ गया मेरे पास 6 आ गया, इंटू ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 246 आ गया, 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया 6 का 36, 3 6 4 24 प्लस 3 27, 6 12 और 2 14, 1476 आ गया, 1476 मीटर स्क्वायर एरिया। अब इस एरिया की कॉस्ट दे रखी है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 50 रुपीज है, इतनी मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1476 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 आ गया, 5 6 का 30, 0 3 कैरी, 5 7 का 35 प्लस 3 38, 3 कैरी, 14 70 और 3 73, 73800, दैट इज गिवन इन द बी ऑप्शन। तो बच्चे बी ऑप्शन हमारा आंसर आएगा, ठीक है। हाँ जी बच्चे, यही थे हमारे पास क्वेश्चन जो एक्साइज एंड टैक्सेशन के एग्जाम में आए थे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।